तक बाहर युद्ध करने नहीं जा सकते, अपनी सीमा का विस्तार करने नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो यह हमारे लिए खतरनाक होगा। सरदार संभल बात को संभालते हुए, तो मैंने कब कहा कि हम अपनी सीमा का विस्तार करने जाएंगे? हम अपने शत्रुओं का नाश करने बाहर जाएंगे। अब तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। सभी आदिवासी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और समझने लगते हैं कि वो अब क्या करें। सरदार संभल उन सबको देखते हुए, अगर हम यहां पर हाथ रखकर बैठे रहे तो शत्रु कहीं से भी हम पर हमला करके हमें मार सकता है। वो रात को हमला कर सकते हैं, सुबह के वक्त कर सकते हैं, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। क्या तुम सब लोग यहां सिर्फ मरने के लिए बैठे हो? अगर नहीं तो उठ खड़े हो जाओ। हम अपने शत्रु पर हमला करने चलेंगे और उन्हें नष्ट करेंगे। आदिवासी अपने सरदार के भाषण से प्रभावित होते हैं और एकदम से खड़े हो जाते हैं। उनकी तलवारें हवा में लहराने लगती हैं और वे सभी युद्ध का जय घोष करने लगते हैं। इसी वक्त कुछ दूरी पर शंकर और सूरजभान, जो बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, घने पेड़ों के पीछे से उन्हें यह ऊंचा स्वर सुनाई देता है। शंकर, इतनी जोर से चिल्लाने की आवाज कैसी है? ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग पूरी ताकत से चिल्ला रहे। सूरज, यह आवाज उस तरफ से आ रही है, चल देख कर आते हैं। शंकर, पर अब तो हमें उस बरगद के पेड़ की तरफ जाना है। सूरज, यार कितनी देर हो गई इस पेड़ को ढूंढते ढूंढते, पर वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है वो भी गायब हो चुका है, अब उसे ढूंढना बेकार है। क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे गायब हो गया? मुझे लगता है वो इन घने पेड़ों में हमें दिखाई नहीं दे रहा। शायद उस तरफ होगा, हमें वहां जाना चाहिए। और तभी उन्हें फिर से बेहद ऊंची आवाज में लोगों का विजय घोष सुनाई देता है। सूरज, चल यार देख कर आते हैं, बरगद का पेड़ कहां जा रहा है, उसे तो बाद में ढूंढ लेंगे। पर ये लोग कौन है, ये तो पता लगे। उनकी आवाज भी कुछ अलग ही लग रही है। शंकर कुछ सोचता है और, ठीक है पर ध्यान से आगे बढ़ेंगे। सूरज, ठीक है चल। और फिर दोनों पेड़ों और झाड़ियों के बीच छुपते हुए आवाज की दिशा में बढ़ते चले जाते हैं। एक झाड़ी को इन दोनों ने जैसे ही थोड़ा सा हटाया, इन्हें दूर एक विशाल प्रतिमा नजर आ गई और उसके सामने खड़े सैकड़ों लोग भी नजर आ गए। शंकर एकदम घबराकर, अबे ये लोग कौन है? ये तो कोई शैतान जैसे लग रहे हैं। चल यहां से निकल चल भाई, मुझे तो डर लग रहा है। सूरज, शांत रहो शंकर भाई, मुझे तो ये लोग आदिवासी लग रहे हैं, जैसे हमने अपने किताबों में पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही। पर ये आदिवासी हमारे समय में कहां से आ गए? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। पहले पूरे गांव का नक्शा बदल गया और अब ये आदिवासी। मुझे तो लग रहा है जैसे हम पीछे के समय काल में चले आए हैं और हमारा पूरा गांव ही इस समय काल के चक्रव्यूह में उलझ गया है। शंकर, अगर ऐसी बात है तो हमें अपने गांव से बाहर निकल जाना चाहिए और वहां की दुनिया देखनी चाहिए। क्या वहां तब्दीली हुई या नहीं, या कहीं पूरी दुनिया ही तब्दील हो गई हो? ऐसा भी हो सकता है। सूरज, तुम्हारी बात ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फिर तो हमें इस दिशा की तरफ ही चलना चाहिए, क्योंकि यही दिशा आगे जाकर हमारे गांव से बाहर निकल जाती है। शंकर, तो चलो पहले यहां से निकल चलते हैं। मुझे यहां खड़े रहना ठीक नहीं लग रहा। कहीं इनकी नजर हम पर पड़ गई तो क्या होगा? शायद हमारी बलि चढ़ा दे। सूरज ये कहकर हल्के से मुस्कुराता है, मगर शंकर उसकी बात सुनकर और भी घबरा जाता है। और तभी इन दोनों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि वहां तेज धूल भरी आंधी आ गई। ये दोनों ही अपनी जगह पर दुबक कर बैठ गए। शंकर, ये क्या हो रहा है भाई? मुझे लगता है कि अब हमारा भी खेल खत्म होने का टाइम आ गया। चुपचाप आराम से बैठा रहे, वरना ये धूल तेरे मुंह में भर जाएगी। और फिर कुछ समय बाद सब कुछ साफ हो गया। सूरज, चल देख, सब कुछ साफ हो गया। फिर एकदम चौंकते हुए, उधर देख, कितनी विशाल राक्षसी है। शंकर उधर देखता है तो उसकी धड़कन हद से ज्यादा बढ़ जाती है, घबराते हुए। चल निकल भाई यहां से, अब यहां खड़ा रहना ठीक नहीं, वरना ये आदिवासी इसी को हमारी भेंट चढ़ा देंगे और ये हमें खा पी कर यहां से चल देगी। ये तो पूरी पूतना लग रही है। सूरज, थोड़ा चुप कर, मुझे सुनने दे, कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ध्यान लगाकर हो रहे वार्तालाप को सुनने और समझने की कोशिश करता है। शंकर भी दुबक कर उस विशाल औरत जो राक्षसी कुलदेवी थी, उसकी आवाज को सुनने में व्यस्त हो जाता है, जो किसी ड्रम की तरह बज रही थी। यह औरत सूर्य की तरफ क्या इशारा कर रही है? सूर्य से क्या मतलब हुआ? अबे यार, हमें क्या मतलब, कुछ बताने आई होगी अपने साथियों को। पर ये सब आदिवासी तो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए।
इसका मतलब ये उनकी कोई देवी है और ये इन्हें कुछ बता रही है, सूरज की तरफ इशारा करके। शायद सूर्य पर सूर्य ग्रहण लगाने का विचार होगा इसका, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसा हो भी सकता है। अरे अब तो इसके हाथ में खड़क प्रकट हो गई और उसने वो खड़क उस आगे खड़े आदमी के हाथ में थमा दी है। शायद वो आदमी इस कबीले का सरदार है। भाई ये तो बड़ा खतरनाक है, देख रहे हो कितनी ताकत दिख रही है इसमें। शंकर और सूरजभान इस वक्त छुपकर दूर कबीले में हो रही घटनाओं को देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे, पर इनके समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। शंकर, चल अब तो निकल चल, काफी देर हो गई है। इनकी नजर हम पर पड़ गई तो इस खड़ग से सबसे पहले हमारा ही सर काट देंगे। यार तो इतना डर क्यों रहा है? वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं। जरूरी तो नहीं कि वो हमें मार ही डालेंगे। शंकर, सबसे आगे वाले आदिवासी को देख, उसने कैसे अपने गले में मानव हड्डियों की माला पहनी हुई है, तब भी तुम नहीं समझ पा रहे। सूरजभान अभी कुछ बोलता, वहां फिर से धूल भरी आंधी चलने लगी और इन दोनों को फिर से झाड़ी में छुपकर अपना चेहरा ढकना पड़ा था। और कुछ समय बाद फिर से सब साफ हो गया। शंकर, अरे ये सब आदिवासी कहां चले गए? अभी तो सामने ही थे। शायद उस तरफ चले गए होंगे, बड़ी झाड़ियों के पीछे। चलो अच्छा ही हुआ, चल 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 हम भी निकल चलते हैं। चल एक बार उस पत्थर की मूर्ति को नजदीक से देख कर आते हैं, कैसी है। क्या क्या कह रहे हो? कौन जाएगा वहां? मैं नहीं जा रहा। अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक चल रहा है ना तो तुम देख कर आ जाओ, मैं नहीं जा रहा। सूरजभान कुछ सोचता है और शंकर की तरफ देखकर आगे बढ़ जाता है। शंकर, अबे कहां जा रहा है? बेवकूफ हो गया है क्या? जो काम करने निकले वो तो तू कर नहीं रहा और बेवजह बेफालतू के काम में अपनी टांग अड़ा रहा है। सूरजभान उसकी एक नहीं सुनता और तेजी से चलकर उस प्रतिमा के पास चला जाता है। शंकर भी अपने आजू बाजू देखता है और फिर सूरजभान के पास आ पहुंचता है। सूरजभान, अरे बाप रे, कैसे बनाई होगी ये मूर्ति? इसकी आंखें तो देख, ऐसा लग रहा है जैसे वास्तविक हों। सूरजभान ने बात हैरानी से बोली थी कि मूर्ति की आंखें वास्तविक लग रही है, पर वास्तव में मूर्ति की आंखें वास्तविक जैसी ही थी। उस राक्षसी की प्रतिमा की आंखें उन्हें देख रही थी। शंकर एकदम से घबरा जाता है। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये आंखें वास्तविकता में हैं और हमें देख रही हैं। सूरजभान आगे बढ़कर उस मूर्ति के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। तू भी बस पीछे ही पड़ जाता है। अबे देख, पत्थर की है, देख तू भी छूकर देख। शंकर फिर से उस मूर्ति की आंखों में देखता है और झट से अपनी आंखें हटा लेता है। उसे वो भयानक आंखें चुभती हुई प्रतीत हो रही थी। सूरजभान उस मूर्ति के हाथ में पकड़े गए भाले को खींचकर निकालने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसे उसके हाथ से निकाल लेता है। शंकर, अबे ये क्या कर रहा है? अगर उन आदिवासियों को पता लग गया कि उनकी देवी के हाथ से भाला तूने निकाला है तो तेरे साथ क्या होगा तुझे नहीं मालूम। वापस रख दे मेरे भाई। सूरजभान भाला निकालकर नीचे आ चुका था। शंकर, चल अब चल, यहां से मुझे बहुत डर लग रहा है। सूरजभान, हाँ चल। फिर दोनों एक बार फिर से मूर्ति की तरफ देखते हैं और अपनी दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं। इन दोनों के जाने के बाद उस मूर्ति में हलचल होनी शुरू हो जाती है और मूर्ति की आंखें गोल गोल घूमने लगती हैं। ऐसा लगने लगा था कि राक्षसी कुपित हो चुकी है, पर अगले ही पल सब शांत हो जाता है। इधर कबीलेवासी अपने कबीले में आ गए थे और अपनी झोपड़ियों में विश्राम कर रहे थे। सरदार संभल, जो आराम से लेटा हुआ था, एकदम से उठकर बैठ जाता है। ये मैं क्या महसूस कर रहा हूं? किसी ने हमारी कुल राक्षसी देवी को हाथ लगाया है। लगता है हमारे दुश्मन वहां आ पहुंचे हैं। और जल्दी से खड़क उठाकर झोंपड़ी से बाहर आ जाता है। आदिवासी, क्या हुआ सरदार? आप एकदम से इतने बेचैन क्यों हो गए? क्या कोई समस्या आ गई? सरदार, हां, लगता है किसी ने हमारी कुल देवी की प्रतिमा को हाथ लगाया है। चलो जल्दी से, कहीं वे उसे नष्ट ना कर दें। आदिवासी सरदार की बात सुनते ही क्रोध में आ गए थे। अपने हथियार उठाकर वो सरदार के पीछे चल देते हैं। सरदार, मैंने कहा था ना कि हमें अपने शत्रुओं का नाश करने जाना ही होगा, वरना शत्रु हम पर चढ़ाई कर देगा। अब वही हुआ। चलो जल्दी से। और सभी भागते हुए उस तरफ बढ़ चलते हैं जहां उनकी देवी की प्रतिमा थी।
और इस तरफ तांत्रिक विशंभर अपना तांत्रिक हवन शुरू कर चुका था, जिससे फलस्वरूप उसके आसपास का क्षेत्र काफी रहस्यमय होता जा रहा था। कामरा भी आज अपने गुरु के साथ तंत्र साधना में लीन था। कुछ ही समय बाद इनकी तंत्र साधना से आकाश में एक विशाल बादल प्रकट हो चुका था और यह बादल इनके हवन कुंड से निकले धुएं से बना था। तांत्रिक विशंभर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। अब ये मेरी विनाशक शक्ति जाकर मेरा प्रतिशोध लेगी। गुरुदेव, क्या यह शक्ति हमारी सीमा से बाहर जा सकती है? यह भी तो नष्ट हो जाएगी इस सीमा के बाहर जाते ही। तांत्रिक, नहीं, यह शक्ति मेरी घातक ऊर्जा के साथ पैदा हुई है, देखते जाओ। और फिर वो उस बादल को आदेश दे देते हैं, जाओ और मिटा डालो इस क्षेत्र के लोगों को। बादल बेहद तेज गर्जना करते हुए अगले पल एक राक्षस का रूप धारण कर लेता है और जो धरती से कुछ ऊपर विचरण कर रहा था। जो आज्ञा मालिक, मैं अभी इस क्षेत्र में तबाही फैला देता हूं और इस शक्ति को तबाह कर देता हूं। तांत्रिक, जाओ मेरा आदेश पूर्ण करो। वो काले बादल का राक्षस जिसके शरीर में रह रहकर बिजली चमक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे दो बादल आपस में टकरा रहे हों। और यह हो रहा था बाहर की शक्ति के प्रभाव के कारण। पर वो बादल नष्ट नहीं हो रहा था, बल्कि उतना ही शक्तिशाली दिख रहा था। और इस तरफ शंकर और सूरजभान तेजी से उस बरगद के पेड़ को ढूंढते फिर रहे थे, पर उन्हें वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। सूरजभान, कुछ भी कहो यार, ये भाला बड़े काम का है और अच्छा किया मैं जो उसे इस राक्षसी की प्रतिमा के हाथ से निकाल लाया, वरना इतने घने जंगल में घूमने में हमें दिक्कत आ सकती थी। शंकर, ठीक कह रहे हो, भला मुझे भी दिखा, हम भी तो देखें इस भाले को। और वो सूरजभान के हाथ से भाला ले लेता है। सूरज, सिर्फ दिखने में भारी नजर आ रहा है ये भाला, हाथ में लेने के बाद तो बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है। शंकर, हाँ यार, और फिर बेवजह एक्टिंग करता है उसे इधर उधर घुमाने की। और तभी तांत्रिक विशंभर द्वारा भेजा गया वो राक्षस बेहद तेज शोर मचाता हुआ इनकी ही तरफ बढ़ा चला आता है। सूरजभान, अरे वो क्या है, ये तो कोई राक्षस है और हमारी ही तरफ भागा चला आ रहा है, चल भाग यहां से। शंकर उस राक्षस को देखकर अपनी जगह पर खड़ा खड़ा कांपने लगा। उसके पैर भागने के लिए तैयार ही नहीं हुए और भाला उसके हाथ से छूटकर जमीन पर आ गिरा। सूरजभान शंकर की हालत को देखकर उस भाले को उठाता है और उसका हाथ पकड़कर एक तरफ को भाग पड़ता है। दोनों दोस्त अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहे थे, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चल कर जा रहे। काला राक्षस, कहां तक भागोगे? सबसे पहले तुम दोनों को ही मारकर मैं अपनी शुरुआत करूंगा। और बेहद तेज गर्जना करता हुआ उन दोनों के पीछे लग जाता है। शंकर, ये तो हमारे पीछे लग गया, चल उस तरफ भाग। सूरजभान, किधर भागे, ये तो हर तरफ से हमारे सामने पहुंच रहा है, मुझे लग रहा है ये चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। काला राक्षस तेजी से कभी इस तरफ घूम रहा था और कभी हवा में सवार होकर दूसरी तरफ। ये दोनों इधर से उधर अपनी जान बचाते भागते फिर रहे थे। और कब तक ये दोनों भागते? थकान इन दोनों पर हावी हो रही थी। उनके कदम बेहाल होकर अब उठने का नाम नहीं ले रहे थे।